हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको यूपी टीजीटी पीजीटी और उत्तराखंड एलटी और डी ट्रिपल एस बी ये जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके अगस्त महीने में, उनसे रिलेटेड मैं पुराने पेपर पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट से ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक होते हैं। तो इसी कड़ी में मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। तो मैं 2006 और 2007 जून और दिसंबर दोनों का पेपर मैंने डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2008 के क्वेश्चन पेपर की, और इसको लगाएंगे। ठीक है। तो कभी कभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मैं ऊपर बोलता कुछ और हूँ, समझाने के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी मैं कुछ और बता जाता हूँ। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, आप इस पर कोऑपरेट करिएगा, आप समझिएगा, इसमें कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा बहुत तो चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और आज देख लेते हैं आज का। तो आइए देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ विच द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग गुड रिजल्ट थ्रू फिजिकल एक्सरसाइज इज़ टू। तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत, सर हिंदी में बताया करिए। मैं हिंदी में एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ। इनमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यानी कि प्रभावी तरीका है अच्छा रिजल्ट जानने का फिजिकल एक्सरसाइज का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है ये? इंसिस्ट ऑन सस्टेन प्रैक्टिस, यानी कि लगातार अपने प्रैक्टिस जो आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर लगातार और पर जोर देंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा अच्छे हेल्थ का वो आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल टूवर्ड्स अ कॉमन एंड इज टेक्निकली नोन एज। अगर डिफरेंट पीपल्स का ग्रुप है और किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या नाम जानते हैं? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जब कोई कॉमन पर्पस के लिए ग्रुप इकट्ठा हो जाता है और सब मिलकर कोऑर्डिनेट होकर एक साथ काम करते हैं तो दैट इज संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज बोन मैरो। तो जो बोन मैरो होता है ना दैट इज ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इन अ गुड स्टैंडिंग पॉस्चर द वेट ऑफ द बॉडी शुड रेस्ट इवनली ऑन। तो एक अच्छे पॉस्चर में जब हम खड़े हैं तो हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो हमारा वेट है, वो कहाँ होना चाहिए आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी द 2 फीट्स। दोनों पैरों के बीच में अगर हमारा वेट है, सेंटर में वेट है, तो इसका मतलब कि यह एक अच्छे पॉस्चर की निशानी है, स्टैंडिंग पॉस्चर की निशानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है कि ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज वीनस रिटर्न इज इंक्रीज्ड बाय। तो एक्सरसाइज के दौरान अगर हमारे मसल्स में, ठीक है, मस्कुलर एक्सरसाइज वेनस रिटर्न होता है तो इससे क्या होता है? जब वेनस रिटर्न होता है तो इसका एग्जांपल है कि आपका ऑप्शन नंबर ए द पंपिंग एक्शन ऑफ द मसल एंड द इंक्रीज इन रिस्पिरेशन। तो आपकी रिस्पिरेशन में मतलब आपके जो मसल्स है ना उसकी पंपिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके मसल्स की जो पंपिंग होती है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है और उसमें लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज वेनस रिटर्न का मतलब यही होता है। आइए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि द IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चंट बिकम्स एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ग्रोथ इज। तो जो IQ टेस्ट होता है वो बहुत इन अप्रोप्रिएट माना जाता है, मतलब वो सही नहीं माना जाता है। तो IQ टेस्ट हमें कब लेना नहीं चाहिए? तो स्टिल होगा यहाँ पे, जो देखिए आप देख सकते होंगे ये स्किल नहीं है, यहाँ पे स्टिल है, स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है, तो लगातार। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है कि एक्टिव फ्री मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू। तो एक्टिव फ्री मूवमेंट्स कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दैट इज रिदमिक, एजिलिटी एंड एक्टिव होल्डिंग। ठीक है, ये आपका एक्टिव फ्री मूवमेंट्स के डिवाइडेशन है, मतलब उनके पार्ट हैं, क्लासिफिकेशन है।
आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है और ये बोल रहा है कि वन डिफॉर्मिटी में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर। एक डिफॉर्मिटी होने से दूसरा डिफॉर्मिटी होने के चांस होते हैं, तो उसके कारण कौन से जैसे कि नौकनी अगर हो गया है तो उसके रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप आपके कौन डिफॉर्मिटी होने को देखने को ज़्यादा चांसेस होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फ्लैट फिट। ठीक है, फ्लैट फिट होने के चांसेस होते हैं अगर नौकनी हो जाता है तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि ट्विस्टिंग, टर्निंग, बैंडिंग, स्टैंडिंग, लिफ्टिंग एंड वॉकिंग आर रियली ऑन द। तो जो हम ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, बैंड करते हैं, स्टैंड करते हैं, किसी लिफ्ट करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो यह किसके द्वारा होता है? आपको ये बताना कि मेन पार्ट इसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्पाइनल कॉलम। सबसे ज़्यादा स्पाइन से ही ये आपकी ट्विस्टिंग, टर्निंग, बैंडिंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बता रहा है कि द मूवमेंट इन्वॉल्व इन डॉर्सीफ्लेक्शन इज वेरी वैल्यूएबल इन। तो जो डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किस में निभाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रेस्ट स्ट्रोक इन स्विमिंग। जब हम ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग में करते हैं तो वहाँ पे डॉर्सीफ्लेक्शन जो होता है सबसे अच्छी भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो स्पाइन की स्टेबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए अच्छे मानी जाती है? आपको ये बताना है कि स्पाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज़रूरी किसके लिए होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आंसर की के हिसाब से डी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जंपिंग जैक्स यूज आर्म एंड लेग एबडक्शन एंड एडक्शन अलॉन्ग विद द। तो जब हम जंपिंग जैक्स करते हैं तो ये किस प्लेन पर आधारित होता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लैटरल प्लेन। इसको हम फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फ्रंटल प्लेन, मैंने बताया था फ्रंटल प्लेन बॉडी को दो पार्ट में बांटता है, दैट इज फ्रंट, एफ से फ्रंट, एफ से फ्रंटल, और एक होता है आपका फ्रंट और बैक। ठीक है, तो जो भी हम मूवमेंट, साइडवर्ड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, एबडक्शन, एडक्शन, तो ये हमारा फ्रंटल प्लेन के माध्यम से होता है। फ्रंटल प्लेन को हम लेटरल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइटम इज बैडमिंटन और टेनिस रैकेट। बैडमिंटन और टेनिस रैकेट किस तरह के आइटम्स माने जाते हैं? नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल, सेमी कंज्यूमेबल और परमानेंट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सेमी कंज्यूमेबल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि वाइटल कैपेसिटी इज द टोटल ऑफ। तो वाइटल कैपेसिटी किसका टोटल होता है? तो वाइटल कैपेसिटी, यहाँ पे क्वेश्चन जो होना चाहिए ना, ये पूछना चाहिए कि वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ टोटल, ये बोलना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में भी है, लेकिन जो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आगे चल के देखना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पहले छोटा करना पड़ेगा, पूरी बात नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द कंडीशन विच मस्ट ड्रॉ फर्स्ट एडर इमीडिएट अटेंशन ऑन सीइंग द कैजुअलिटी इज। तो जो फर्स्ट एडर है उसे सबसे पहले किस तरह के घाव और चोटों पर इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होता है दैट इज ऑप्शन नंबर बी पे सबसे ज़्यादा वो पहले काम करेगा फर्स्ट एडर, क्योंकि सीवियर जब ब्लीडिंग हो रही है तो उस पर सबसे पहले काम करना चाहिए। सीवरिंग पे काम मतलब कि कपाने पे काम नहीं करना चाहिए। स्वेलिंग ऑफ द लिम्ब में स्वेलिंग है तो उस पर बहुत पहले नहीं। इन चारों में से आपको बताना कि सबसे पहले वो किस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी पहली ड्यूटी फर्स्ट एडर की क्या होनी चाहिए, ये कैजुअलिटी में सबसे पहले किसको देखेगा वो। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ 16 की। यहाँ पे कह रहा है कि one calorie is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water by। ठीक है, तो एक जो 1 कैलोरी जो होता है वो हीट करने के लिए कितने डिग्री वाटर की ज़रूरत को रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 1 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कह रहा है कि शोल्डर सेपरेशन इज लाइकली टू ऑकर इन प्लेयर स्पेशली अ रेसलर, फुटबॉलर प्लेयर और हॉकी प्लेयर हु फॉल्स ऑन द। तो कहने का मतलब है कि जो आपका शोल्डर सेपरेशन है यानी शोल्डर डिसलोकेशन है वो ज़्यादातर देखा जाता है रेसलर खिलाड़ियों में, फुटबॉल प्लेयर्स में, हॉकी प्लेयर्स में जब वह गिरते हैं तो ये तो क्या होता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एल्बो ड्रिवन ऑन द ग्राउंड। तो जब वो गिरते हैं तो एल्बो के बल पे वो रगड़ खाते हैं और जिसकी वजह से शोल्डर डिसलोकेशन होने का चांस उनका बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्रॉस वेबर टेस्ट यूज्ड बाय फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लॉन्ग एगो इज अ टेस्ट ऑफ। तो एक क्रॉस वेबर टेस्ट है जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के द्वारा बहुत पहले यूज किया जाता था। तो उस टेस्ट का पर्पस क्या होता था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिमम स्ट्रेंथ, यानी कि मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए क्रॉस ओवर टेस्ट का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है इसको जानते हैं, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बता रहा है, इफ़ वी सेट अप अ लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि हम स्कोर मतलब वो सिग्निफिकेंस बैठा रहे हैं तो उसमें किस तरह का इंक्रीज होगा आपको ये बताना है कि उसका जो वैल्यू है पी, ठीक है, 0.05 है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ टाइप 2 एरर। इसमें टाइप 2 एरर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे अगर ये सिग्निफिकेंस में बैठा रहे हैं तो। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ हीट इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी। देखिए यहाँ पे हीट नहीं है, वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, यहाँ पे भी आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। अब आप इसको पढ़िए, आप व्हाट काइंड ऑफ वैलिडिटी ऑफ टेस्ट इज द क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रिडिक्टिव होता है। क्राइटेरियन वैलिडिटी किस लिए निकालते हैं कि प्रिडिक्शन के लिए निकालते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉस्चर इज ए इंडेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। पॉस्चर किसका है, मतलब सूचक होता है। अगर आपका पॉस्चर अच्छा है यानी कि आप स्टैंडिंग, सिटिंग, लेइंग, ये सारे पॉस्चर अगर आपके अच्छे हैं तो ये किसका सूचक होता है, तो ये होता है आपकी पर्सनालिटी का, ओवरऑल पर्सनालिटी का सूचक होता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रिसर्च स्टडी वेयर ओनली व्यूज आर टू बी एक्सप्रेस इज कॉल्ड। तो एक ऐसा रिसर्च स्टडी जिसमें सिर्फ हम व्यू पे बात करते हैं, व्यूज़ मतलब ओपिनियन जानते हैं, सिर्फ उसमें हम कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। घटाना बढ़ाना यानी कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। तो ये कौन सा रिसर्च आपको ये बताना है, तो दैट इज खाली व्यूज़ जब हम अपना रखते हैं तो दैट इज सर्वे मैथड। सर्वे मैथड को हम व्यूज़ ओपिनियन सिर्फ रखते हैं। किसी भी चीज़ को घटना घट रही है तो बस उस पर ये बताते हैं कि घटना हो रही है, उसका कारण, ना तो रिजल्ट ना तो कोई भी सॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ व्यूज़ होती है, ठीक है। इसे हम सर्वे मेथड कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है थेरेपेटिक मूवमेंट्स आर आल्सो नोन एज। थेरेपेटिक मतलब है कि जिससे इंजरी के बाद आपको करेक्शन करने के लिए जो एक्सरसाइज बताए जाते हैं उसे हम थेरेपेटिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेडिकल जिम्नास्टिक के नाम से भी जाना जाता है थेरेपेटिक मूवमेंट्स, मतलब ऐसे मूवमेंट जिसके थ्रू आप, जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई चोट लग गई है, माने फ्रैक्चर हो गई हो, तो फ्रैक्चर में प्लास्टर कुछ 20-25 दिन लगने के बाद क्या होता है कि आपको डॉक्टर्स बोलता है कि आप पुराना एक्सरसाइज करिए, मूवमेंट्स करिए। तो मूवमेंट्स में आप जब मूवमेंट्स करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उसी मूवमेंट्स को थेरेपेटिक मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है और उससे पहले हम लोग मेडिकल जिम्नास्टिक के नाम से भी जानते थे। ये पहले की बात है। आइए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है इसको जान लेते हैं। तो पहला बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन वन हार्ट बीट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। जी एकदम सही बात है ये, कि अगर टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो पंप हो रहा है एक बीट में जब हो रहा है तो दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर 1 मिनट की बात होती तो ये कार्डियक आउटपुट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल ड्यूरिंग सिंगल ब्रेथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये भी बात भी सही है। तो अब हम देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों इसका स्टेटमेंट सही है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
और अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं क्या बोल रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो इस तरह क्वेश्चंस भी आपको यूपी टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि लेवल अब जो फिजिकल का है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि गोनियोमीटर इज मेजर फ्लैक्सिबिलिटी। तो आपको क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है? आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि स्पायरोमीटर इज मेजर वाइटल कैपेसिटी। ये बात भी एकदम सही है, ठीक है। अब डायनमोमीटर नेक्स्ट आप बात करेंगे जब, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ बात कर रहा है कि डायनमोमीटर मेजर एंगल ऑफ पुल। तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। और नेक्स्ट बात करें स्फैग्नोमेनोमीटर मेजर हार्ट रेट। हार्ट रेट नहीं मतलब ब्लड प्रेशर मेजर करता है, तो ये चौथा भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ये पहला और दूसरा आपके ऑप्शन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम का जो है वो क्वेश्चन आ गया है, मैच द कॉलम वाला। तो चलिए आइए देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ क्या बोल रहा है। तो आपको लगाना है पहले एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू यानी कि विच कीप दीज ऑर्गन्स मॉइस्ट, ठीक है। ऑर्गन को मॉइस्ट करते हैं यानी कि उसमें सॉफ्टनेस लाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑयली करते हैं उसको, ठीक है। तो और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स पाया जाता है उसमें। ये ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। नेक्स्ट बात कर रहा है सॉफ्ट टिश्यू। तो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं कार्टिलेज सेल होते हैं, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। और आपका जो लास्ट है एरोलर टिश्यू दैट इज लूज जेली लाइक, एरोलर टिश्यू ये होते हैं। तो आपका जो बन रहा है कॉम्बिनेशन ए का चौथा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन आप इसमें किसको मानेंगे, तो हम पटेला को लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद बोला शॉर्ट बोन। तो शॉर्ट बोन हम कार्पल को मानते हैं, कार्पल को शॉर्ट बोन मानते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे स्कैपुला को भी ले या पटेला को भी लेते हैं, पटेला का सेसोमॉइड होता है, ये आपका सेसोमॉइड पटेला है, और फ्लैट बोन स्कैपुला है जो कि विंग बोन के नाम से जाना जाता है। तो यानी ए का तीसरा देखिए किस में है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ बी वाले में, आपका बी वाले में ए का तीसरा, बी का पहला बता रहा है। एकदम सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसी को बताने में एक्सप्लेन करने में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप लोग छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। आप समझ में आपको आ रहा है ना, बात ये है कि समझ में अगर आपको आ गया तो ठीक है, तो मैंने समझने का, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे कि JR, यहाँ पे एक तरफ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, ठीक है, उनके द्वारा सुझाए गए हैं, और एक तरफ की उनके जो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव दिए उनके नाम दिए गए हैं। फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो JR शेरमैन गिव्स ऑब्जेक्टिव। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया है कि टू डेवलप द ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी इन्होंने JR शेरमैन ने ऑब्जेक्टिव दिया है। नेक्स्ट है चार्ल्स ए बुकर ने क्या ऑब्जेक्टिव दिया है। चार्ल्स ए बुकर ने दिया हुआ है कि मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट। तो चार्ल्स ए बुकर ने क्या दिया हुआ है, मोटर एंड मूवमेंट डेवलपमेंट। फिर बात करते हैं एडवर्ड एफ बॉल्टमर ने क्या दिया हुआ है। एडवर्ड एफ बॉल्टमर ने दिया हुआ है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव फिजिकल में। ब्लूम एंड क्राथनोल ने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है डी का चौथा। तो ये इसका आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है यहाँ पे कि क्रोनोलॉजिकल एज हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, ईयर, मंथ और डेज में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 29 की। तो यहाँ पर इसके बाद बात कर रहा है कि बी एनाटॉमिकल एज। तो एनाटॉमिकल एज में हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ये आपका एनाटॉमिकल एज में आएगा। नेक्स्ट बात कर रहा है कि फिजियोलॉजिकल एज में आपका ऑप्शन ए आएगा, और मेंटल एज में ऑप्शन 2 आएगा। तो ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पे कौन सा बन रहा है कि ए का चौथा। तो ए का
चौथा किस में है आपको देखिए पहले ही मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, कभी कभी आप अगर एक ऑप्शन भी पकड़ लेंगे तो इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है यहाँ पर, इसको समझते हैं आइए और इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पहला देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल मतलब होता है तो रिसर्च की बात हो रही है, यानी ए का तीसरा, तो ए का तीसरा आपका सही है। एक्सपेरिमेंट की जब भी बात होगी इसका मतलब रिसर्च या स्टडी की बात हो रही है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी बी का चौथा, तो एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इम्पार्ट्स नॉलेज टू द स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट पर्सन को नॉलेज देता है। क्लिनिकल में क्या करते हैं कि प्रिवेंट करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करते हैं खिलाड़ी की, तो यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा। ठीक है, और डेवलपमेंटल मतलब को इंडिविजुअल कॉम्पिटेटिव एक्सपीरियंस को डेवलप किया जाता है डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो रेडीनेस, सबसे पहले आपको आना है रेडीनेस पे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए ये जो दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ है, एक तरफ आपके दिए हुए हैं लॉज ऑफ लर्निंग और एक तरफ दिए हुए हैं कि उनके किस तरीके से वो काम करते हैं। ठीक है, या क्या उसका दूसरा नेम भी है। तो इसका जो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि जो सबसे पहला ऑप्शन आपका है रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब होता है क्विकली एंड इफेक्टिवली, इमीडिएट। ठीक है ना, काम करना। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे बी का, देखिए बी जो है बी का वहाँ पे हो जाएगा एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, बी का तीसरा। और इफेक्ट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, जब आप कोई भी चीज़ कोई भी प्रभाव को देखते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और लर्निंग यहाँ पे वो डी का चौथा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको क्या होता है कि बेनिफिट होता है। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि पुराने क्वेश्चन लगाने से कम अगर रिपीट नहीं होगा तो कम से कम बेनिफिट तो मिलेगा आपको। तो इसका चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बता रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि डांसिंग बहुत फेमस थी और वैदिक पीरियड में सूर्य नमस्कार बहुत फेमस था। ठीक है, तो ए का दूसरा और बी का चौथा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा ड्रामा। अर्ली हिंदू पीरियड में ड्रामा एंड फेस्टिवल पे मनाया जाता था और लेटर हिंदू पीरियड में आर्चरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे आपका बना है, तो ए का दूसरा, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे बोन के नाम दिए गए हैं और एक तरफ बताया गया है कि वो किस तरीके से काम करते हैं बोन आपके। ठीक है, तो इसमें हम लोग जाते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए बोल रहा है, तो ए का पहला क्या हो जाएगा, ए का मतलब होगा ऑप्शन नंबर 3 क्रेनियल कैविटी। जो पैराइटल बोन होता है वो आपकी क्रेनियल कैविटी को बनाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्फेनाइड बोन। स्फेनाइड क्या करता है आपका, ठीक है, स्फेनाइड क्या कर रहा है आपका, ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्फेनाइड जो बोन है वह आपके फ्लोर ऑफ द क्रेनियम होता है। स्फेनाइड बोन क्या होता है, फ्लोर ऑफ द क्रेनियम। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट बोन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है यहाँ पे, और नेक्स्ट वाला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथोमाइड जो होता है नसल के रूफ को बनाता है, उसकी छत को बनाता है। नसल्स यानी कि जो नाक की बोन है ना उसके रूफ को, जाइगोमेट्रिक को हम चीक बोन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ज्वाइंट दिए गए हैं एक तरफ और उनका मिलान करना है कि कहाँ पे पाए जाते हैं वो ज्वाइंट्स। तो हिंज ज्वाइंट का सीधा एग्जांपल है एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, पीवर्ट का हेड है। और ग्लाइडिंग को आप क्या कर सकते हैं, ग्लाइडिंग को आप एंकल ज्वाइंट भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ए का पहले देख लेते हैं तीसरा कहाँ है, ए का तीसरा किस में है, तो ए का तीसरा देख रहे होंगे आप, दो जगह पे है, ए और डी में। इसके बाद बी वर्ड पे बी का चौथा किस में है, ये डी। तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, सी का पहला बता रहा है यहाँ पे, सी यानी ग्लाइडिंग को हम टार्सल बोला हमने और इसको यहाँ पे दूसरा बोला। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्कोहल की। तो अल्कोहल क्या करता है, तो अल्कोहल है दैट इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड जजमेंट। तो अल्कोहल का जो इफेक्ट यहाँ पे इफेक्ट दिए गए हैं एक तरफ के से, और एक तरफ आपके ड्रग के नाम दिए गए हैं। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है आपका अल्कोहल से। नेक्स्ट बात कर रहा है एम्फेटामाइंस। तो एम्फेटामाइंस क्रिएट मेंटल कन्फ्यूजन, एम्फेटामाइंस हमेशा मेंटल कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो ये डेवलप करता है आपका, इट डेवलप सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। और कोकेन क्या होता है आपका, इट गिव्स टेम्पोररी डिसअपियरेंस ऑफ फटीग एंड हंगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपको करना है तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसका जो आपका 36 है ना, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप यहाँ से मिला लीजिएगा इसको होल्ड करके, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा किल हो रहा है और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको नहीं बताया। और ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपके सामने वेट मतलब कुछ वो दिए गए हैं और इनके फॉर्मूले दिए गए हैं, तो आपको बताना है 37 का। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेट को हम नापते हैं मिलीग्राम में या केजी में। ठीक है, इसके बाद ये बता रहा है कि प्रेशर को टोटल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ एप्लीकेशन, और स्टैटिक को हम बताते हैं आपका मूविंग फोर्स अपॉन प्रेसिंग फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में सब ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।